हेलो फ्रेंड्स, मैं आरपी श्रीवास्तव आप सभी का कानून सीखो चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम आईपीसी के लेक्चर में सेक्शन 34 की चर्चा करेंगे। सेक्शन 34 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए। और सेक्शन 34 से हमेशा सवाल भी आते रहते हैं जुडिशरी में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो सेक्शन 34 में हम चर्चा करेंगे इसके सेक्शन 34 क्या कहता है, जॉइंट लायबिलिटीज़ क्या होता है, साथ ही इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम इसके स्कोप, एप्लीकेबिलिटी को चर्चा करेंगे। साथ ही हम ये भी बताएंगे सेक्शन 34 को एक्सेप्शन, जनरल प्रिंसिपल का एक्सेप्शंस क्यों कहते हैं, इसके कुछ लीडिंग केसेस हैं उसको भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सेक्शन 34। सेक्शन 34 ज्वाइंट लायबिलिटीज़ की बात करता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि ज्वाइंट लायबिलिटीज़ है क्या। तो ज्वाइंट लायबिलिटीज़ किसे कहते हैं, तो सेवरल पर्सन के द्वारा कोई एक्ट जो किया जाता है तो उस एक्ट के लिए सभी पर्सन लायबल होते हैं, तो उसे हम ज्वाइंट लायबिलिटीज़ कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सेक्शन 34 कहाँ दिया हुआ है, ज्वाइंट लायबिलिटीज़ कहाँ दी हुई है। तो चैप्टर 2 के अंतर्गत सेक्शन 34 दिया हुआ है। तो चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशन की बात करता है, जिसमें बहुत सारे कीवर्ड्स दिए हुए हैं जिसके डिफिनेशंस इस चैप्टर के अंतर्गत हैं। चैप्टर 2 सेक्शन 6 से 52A तक के बीच में है। अब एक बात समझने की है कि सेक्शन 34 में ज्वाइंट लायबिलिटीज़ वर्ड्स कहीं भी डिफाइन नहीं किया हुआ है और कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो हम इसे ज्वाइंट लायबिलिटीज़ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो सेक्शन है उसका एसेंस यदि हम देखें तो वो ज्वाइंट लायबिलिटीज़ के ही विषय में बतलाता है। जैसा कि हमने डिफाइन किया, डिफिनेशन बताया ज्वाइंट लायबिलिटीज़ का, तो उसका एसेंस जो है सेक्शन 34 का वो ज्वाइंट लायबिलिटीज़ के विषय में बात करता है। इसलिए हम इसे ज्वाइंट लायबिलिटीज़ का नाम दे देते हैं सेक्शन 34 को। अब आ जाइए हम लोग बात करते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। तो सेक्शन 34 जब आईपीसी बन के तैयार हुआ था 1860 में, उस समय से ये अवेलेबल है, ओरिजिनल आईपीसी में अवेलेबल था। बट उसमें उस टाइम कॉमन इंटेंशन की बात नहीं कही गई थी, ये कॉमन इंटेंशन वर्ड बाद में ऐड किया गया है। तो उस समय ओरिजिनल सेक्शन में कॉमन इंटेंशन नहीं था, सिर्फ सेवरल पर्सन्स की बात की गई थी और सेवरल पर्सन्स को किसी क्रिमिनल एक्ट के लिए लायबल ठहराया गया था और उनको पनिशमेंट समान रूप से दिया जाता था। मतलब जो भी पनिशमेंट था वो सभी को एक समान रूप से दिया जाता था। अब जब क्वीन वर्सेस गोराचंद्र गोप का केस आया तो बर्न्स पीकॉक जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि इस सेक्शन में कुछ चेंजिंग करने की आवश्यकता है। तो इस सेक्शन के में चेंजिंग में कुछ वर्ड्स ऐड किए गए। जो वर्ड्स थे इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, जो 1870 में 1870 में अमेंडमेंट के दौरान ऐड किए गए और इसी केस के ऑब्जर्वेशन के बाद इस वर्ड्स को ऐड किया गया था। इस वर्ड्स को ऐड करके ये सेक्शन इस तरीके से बन गया कि व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वेयर डन बाय हिम एलोन। कोई भी क्रिमिनल एक्ट सेवरल पर्सन के द्वारा किया जाता है किसी कॉमन इंटेंशन को लेकर के, तो वो सभी पर्सन उस क्रिमिनल एक्ट के लिए लायबल होंगे इस प्रकार से जैसे वो स्वयं खुद इस कार्य को किए हुए हों। अब इस सेक्शन में 1870 के बाद कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुआ और इसके दो ही एसेंशियल इंग्रेडिएंट सामने निकल के आते हैं। पहला सेवरल पर्सन मीन्स टू और मोर देन टू पर्सन्स, दो या दो से अधिक पर्सन, या ऐसा कह लें कि एक पर्सन से ज़्यादा। और दूसरा कॉमन इंटेंशन, सभी पर्सनों के बीच में एक कॉमन इंटेंशन होना आवश्यक है और उसी कॉमन इंटेंशन को लेकर के किसी क्रिमिनल एक्ट को करना। तो ये दो चीज़ें इसमें एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स में आता है। अब जनरल प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। तो सेक्शन 34 जनरल प्रिंसिपल का एक्सेप्शंस माना जाता है, क्योंकि जनरल प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी पर्सन दूसरे के एक्ट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। यदि कोई दूसरा व्यक्ति कोई क्रिमिनल एक्ट कर रहा है तो उस एक्ट के लिए वो व्यक्ति पनिशेबल नहीं होगा, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो लेकिन सेक्शन 34 जस्ट इसके अपोजिट है। इसका एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति भी एक्ट करता है, कोई क्रिमिनल एक्ट करता है, तो वो उसके के लिए पनिशेबल होगा यदि उसमें कॉमन इंटेंशन किसी थर्ड पर्सन का हो तो। इसीलिए सेक्शन 34 को जनरल
प्रिंसिपल का एक्सेप्शन ऑफ जनरल प्रिंसिपल माना जाता है। दूसरी बात कि सेक्शन 34 इज ओनली द रूल ऑफ एविडेंस एंड डज नॉट क्रिएट ए सब्सटेंसिव ऑफेंस। ये सब्सटेंसिव ऑफेंस को क्रिएट नहीं करता है क्योंकि इसमें कोई पनिशमेंट की बात नहीं की गई है और न ही कोई ऑफेंस के डेफिनेशन की बात करी गई है। तो इसीलिए सेक्शन 34 ये सब्सटेंसिव ऑफेंस नहीं है। इट्स ऑल्सो लेस डाउन द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के प्रिंसिपल को भी ये लेस डाउन करता है। अब सेक्शन 34 के स्कोप, एम्बिट और एप्लीकेबिलिटी को देखते हैं। तो पहले स्कोप को देख लेते हैं। तो सेक्शन 34 सेवरल पर्सन्स की बात करता है। सेवरल पर्सन्स मीन्स 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक पर्सन्स जब होंगे तो वो इनकी बात करता है। दूसरा बात ये कहता है कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। ये सभी पर्सनों में एक कॉमन इंटेंशन के द्वारा कोई एक्ट किया जाएगा, कोई भी क्रिमिनल एक्ट किया जाएगा। तीसरी बात ये कहता है कि ईच पर्सन इज लायबल फॉर दैट एक्ट इन अ सेम मैनर एज इफ वेयर डन हिम अलोन। वो सभी पर्सन उस एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे इस तरीके से वे खुद उस कार्य को किए हुए हों। मतलब सभी पर्सन ही उस कार्य के लिए, वो एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे और उनको समान रूप से पनिशमेंट दी जाएगी। फोर्थ कहता है कि सेक्शन 34 में यदि कुछ व्यक्ति या कुछ नेम आइडेंटिफाई नहीं होते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको इन्वोक कर दिया जाएगा। बाकी जो बचे लोग होंगे उनके ऊपर ये चार्जेस लगेंगे और उनको पनिशमेंट दिया जाएगा। अब सेक्शन के एप्लीकेबिलिटी को समझ लेने के लिए 3 लीडिंग केसेस को समझना ज़रूरी है। ये 3 लीडिंग केसेस हैं सेक्शन 34 के और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो सेक्शन 34 के फर्स्ट लीडिंग केसेस प्रिवी काउंसिल का है, वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्पेयर AIR 1925 प्रिवी काउंसिल। ये प्रिवी काउंसिल इस केस में ऑब्जर्व किए कि कोई भी क्रिमिनल एक्ट होगा तो उसमें जितने भी पर्सन्स होंगे, सेवरल पर्सन्स में जितने भी पर्सन आ रहे हैं 2 या 2 से अधिक, तो वो सभी इक्वली लायबल होंगे उस क्रिमिनल एक्ट के लिए। और दूसरी बात ये सामने निकल के आई कि क्रिमिनल एक्ट में जो सीरीज़ ऑफ द एक्ट होगा, क्रिमिनल एक्ट को करने के लिए जो छोटे छोटे सीरीज़ बनेंगे एक्ट के, वो सभी सीरीज़ ऑफ एक्ट ऑफेंस का रिजल्ट देते हैं, वो पूरे ऑफेंस को कंप्लीट करते हैं। तो ये 2 बातें इस केस में प्रिवी काउंसिल ने ऑब्जर्व किया। दूसरा लीडिंग केसेस है महबूब शाह वर्सेस किंग एम्पेयर AIR 1945 प्रिवी काउंसिल। इसमें प्रिवी काउंसिल ने सेक्शन 34 के विषय में कहा कि ये सेक्शन सिर्फ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल की बात नहीं करता है या फिर इंटेंशन कॉमन टू ऑल की बात नहीं करता है। ये सेक्शन क्रिमिनल एक्ट में कॉमन इंटेंशन के एग्जिस्टेंस की बात करता है। कॉमन इंटेंशन जिसके होने के कारण कोई क्रिमिनल एक्ट किया गया हो, या यूँ कह ले कि कॉमन इंटेंशन के कारण, कॉमन इंटेंशन पहले बना हुआ हो, बना लोगों के सेवरल पर्सन्स के बीच में, और उस कॉमन इंटेंशन के कारण कोई क्रिमिनल एक्ट फर्दर किए गए हों। तो इसमें प्रिवी काउंसिल ने महमूद शाह वर्सेस किंग एम्पेयर में ये कहा। तीसरा लीडिंग केस जो है वो पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ द हैदराबाद AIR 1955 सुप्रीम कोर्ट। 3 जजों की बेंच ने ये पिछले 2 केसेस के डिसीजन को कॉन्वे करते हुए, आगे बढ़ाते हुए ये कहा कि जो क्रिमिनल एक्ट होंगे, क्रिमिनल एक्ट में कॉमन इंटेंशन का होना आवश्यक है एट द टाइम ऑफ कमिटिंग ऑफेंस। साथ ही ये उन्होंने ये कहा कि कॉमन इंटेंशन के साथ जो क्रिमिनल एक्ट किए जा रहे हैं वो प्री अरेंज्ड होंगे, प्री अरेंज्ड प्लान के तहत किए जाएंगे। तीसरी चीज़ ये कही कि एक्ट मस्ट हैव बीन डन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। अब कॉमन इंटेंशन और मेंसरिया के डिफरेंसेस को समझ लेते हैं। तो कॉमन इंटेंशन और मेंसरिया दोनों सेम टाइप के वर्ड्स लगते हैं, बट सेक्शन 34 में जो कॉमन इंटेंशन की बात कही गई है उसमें ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए फिजिकल और मेंटल दोनों का होना आवश्यक होता है। बट मेंसरिया में हमने पहले ही बताया था कि मेंसरिया सिर्फ मेंटल स्टेटस को बतलाता है, ना कि फिजिकल स्टेटस को। तो ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही डिफर हैं, इसीलिए कॉमन इंटेंशन कभी भी आइडेंटिकल नहीं है मेंसरिया के। फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट साइन एक्वा नन। फिजिकल प्रेजेंस का होना
एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स नहीं माना जाता है। एक्चुअल ऑफेंस के सीन पर यदि कोई अवेलेबल ना भी हो और कॉमन इंटेंशन के साथ वो मेयर डिस्टेंस पर अवेलेबल हो तो उसको कल्पेबिलिटी के अंडर ही रखा जाएगा, सेक्शन 34 के अंदर उसको दोषी माना जाएगा, उसको पनिश किया जाएगा। तो इसमें ये कहा जाता है कल्पेबिलिटी अंडर द सेक्शन 34 कैन नॉट एक्सक्लूडेड बाय मेयर डिस्टेंस फ्रॉम द सीन ऑफ ऑकरेंस। सीन ऑफ ऑकरेंस यदि कोई मेयर डिस्टेंस पर है तो उसको सेक्शन 134 के से बाहर नहीं किया जा सकता है, वो ज्वाइंट लायबिलिटीज़ के अंदर ही आएगा। इसको एक हम केस के जरिए देख लेते हैं। श्री कांतिया रमैया वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, AIR 1955। विविन बोस जो 3 जज के बेंच में थे, उन्होंने कहा कि एक्चुअल रूम में वो नहीं है अवेलेबल, वो सेफ गार्ड के रूप में गेट पर अवेलेबल है और अपने कंपेनियंस को वार्न करने के लिए वो रेडी था। साथ ही वो कुछ दूरी पे अपने कार को लेकर के भी खड़ा था ताकि वो कंपेनियंस को समय पर एस्केप करने में सहायता प्रदान कर सके। और ऐसी स्थिति में यदि अकरेंस सीन पर कोई बंदा अवेलेबल ना भी हो और उसका कॉमन इंटेंशन उसके अकरेंस सीन के साथ और एक्यूज्ड के साथ जुड़ा हुआ हो तो वैसी स्थिति में उसको मेयर डिस्टेंस के वजह से सिर्फ हम उसको छोड़ नहीं सकते, वो ज्वाइंट लायबिलिटीज़ के अंतर्गत ही आएगा और वो ज्वाइंट लायबिलिटीज़ के अंतर्गत पनिशेबल होगा। तो इसीलिए फिजिकल प्रेजेंस का होना आवश्यक इंग्रेडिएंट्स नहीं माना जाता है। फिजिकल प्रेजेंस यदि कुछ मेयर डिस्टेंस पर भी अवेलेबल हो तो वो साथी वो कंपेनियंस के अंदर वो कंपेनियंस उसके ज्वाइंट लायबिलिटीज़ के अंतर्गत पनिशेबल होगा, लायबल होगा। तो हम लोगों ने देखा सेक्शन 34 क्या है। अब आगे के लेक्चर में हम लोग 149 के भी चर्चा करेंगे। सेक्शन 149 की चर्चा करेंगे, साथ ही 149 के साथ सेक्शन 34 को भी देखेंगे, दोनों के डिफरेंसेस को देखेंगे। दोनों ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए आप अगले लेक्चर में भी बनी रहिएगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट्स में लिख करके बताइए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। धन्यवाद।